हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर जो होता है पेपर 1 जिसके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो सेकंड पेपर होता है उसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है उससे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो 50 क्वेश्चंस हैं वही हमारी मेरिट डिसाइड करती है। तो वो हम लोग फर्स्ट पेपर अच्छे से कवर कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों रिजल्ट आपका यूजीसी नेट का दिसंबर का आ चुका है। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो लोग देख लें, और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि किसका कैसा रिजल्ट रहा। तो दोस्तों हम लोग पेपर 1 को टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे, चैप्टर वाइज अध्याय वाइज अच्छे से कवर कर रहे थे। और अभी तक हम लोगों का जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी भाग हैं वो भाग और पार्ट वाइज डिवाइड है जो सिलेबस, उसे कवर कर रहे थे। तो एफ के सेकंड तक हम लोग कवर कर चुके थे, और आज का टॉपिक हमारा एफ का थर्ड टॉपिक स्टार्ट होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा। चलिए इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं, या दोनों सही हैं या दोनों गलत है, ये बताना है हमें। तो कथन पहला है, कंप्यूटर आधारित परीक्षण से आकलन प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। और स्टेटमेंट दूसरा है दोस्तों, भारत में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक उत्तरदाता की स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिक्रियात्मकता। जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर उसके प्रभाव को प्रतिक्रियात्मकता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों। तो कथन पहला है, व्यवहार के भावात्मक और क्रियात्मक अनुक्षेत्रों पर केंद्रित मूल्यांकन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षण उच्च विश्वसनीयता और वैधता सुनिश्चित करता है। कथन दूसरा है दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशात्मक प्रतिमानों के रूप में सहायक सामग्रियों में अधिगम को अधिकतम करने की भारी संभावना होती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन पहला सही नहीं है, किंतु कथन दूसरा जो है वो सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षण व्यवहार के विश्वसनीयता और वैधता पर आधारित मूल्यांकन केंद्रित प्रक्रिया की सीमित परीक्षणता उपलब्ध कराता है। दोस्तों एनटीए का कैलेंडर आ चुका है, रिलीज हो चुका है, और अगला जो जून का यूजीसी एग्ज़ाम है उसकी डेट, ऑफिशियल डेट भी आ चुकी है। 10 जून से 21 जून के बीच में हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। तो दोस्तों आपको रेगुलर तैयारी रखनी है। अगर रेगुलर तैयारी थोड़ी थोड़ी भी रखेंगे ना तो आपकी वहाँ तक तैयारी पहुँच जाएगी। और आप लोग अगर सिर्फ, अभी हम लोग वॉल्यूम फर्स्ट कर रहे हैं पेपर 1 का, जितने भी पीवाईक्यूज हैं व्याख्या सहित चैप्टर वाइज, इसके बाद हम लोग वॉल्यूम 2 जो है बुक वो भी कवर करेंगे दोस्तों। और अगर आप लोगों ने ये 2 बुक अच्छे से कवर कर ली तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी का रिवीजन कर कर के आप लोग उस चैप्टर को, उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, अनुदेशात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सेवा में प्रयोग की गई तकनीकों का नेटवर्क अनुदेशात्मक तकनीक है। और कथन दूसरा दिया गया है, यदि व्यक्तित्व विकास शिक्षा का लक्ष्य है तो कंप्यूटर एडेड शिक्षण अध्यापक को प्रतिस्थापित कर सकता है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन पहला सत्य है, किंतु कथन जो दूसरा है वो गलत है दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षा का उद्देश्य जो भी हो, कंप्यूटर से जुड़े निर्देश शिक्षक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया 2 मार्ग की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए सदैव वक्ता और श्रोता की आवश्यकता होती है। कई तकनीक शिक्षा प्रणाली में स्थान ले रही हैं, किंतु उसे चलाने के लिए एक निर्देशक के रूप में किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सही है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग है। किसी तरह की शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित विषयों, उपविषयों, टॉपिक्स एवं संबंधित सामग्री के व्यवस्थित एवं सार रूप में प्रस्तुत ही पाठ्यक्रम कहलाता है। पाठ्यक्रम प्रायः किसी शिक्षा परिषद या बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है या किसी प्राध्यापक द्वारा बनाई जाती है, जो उस विषय के शिक्षण के गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी होता है। समुचित पाठ्यक्रम का शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन है, छायाचित्रों को करना आसान नहीं है। तो विसंकेतन।
छायाचित्रों को विसंकेतन करना आसान नहीं होता है। विसंकेतन का अर्थ है पुनः संकेत करना, जबकि छायाचित्रों पर पूर्व संकेतन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया की निगरानी के लिए संभावित मूल्यांकनात्मक ढांचा क्या हो? यह दर्शाने में आने वाली निर्णय फंदों के घटक निम्नलिखित में से कौन है? तो ए दिया गया है अविश्वास, बी है अनुशिक्षण, सी फ्रेम अंधता, डी शॉर्टकट लेना, ई स्थायी मिथ्या धारणा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए, सी और डी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अविश्वास, फ्रेम अंधता, शॉर्टकट लेना एवं शर्मीलापन आदि अधिगम प्रक्रिया की निगरानी के लिए संभावित मूल्यांकन ढांचा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दोस्तों हमारा इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, एफ का फोर्थ टॉपिक, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है प्रभावी होने के लिए शिक्षण एवं परीक्षण दोनों साथ साथ चलने चाहिए। और कथन दूसरा है दोस्तों, प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक नहीं बनाता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन पहला सही नहीं है, किंतु कथन जो दूसरा है दोस्तों वो सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण एक प्रक्रिया है और परीक्षण शिक्षण का मूल्यांकन है, अतः शिक्षण और परीक्षण दोनों साथ साथ चलते हैं। और प्रतिपुष्टि उपलब्ध करना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्य बढ़ा देता है, अतः यह मूल्यांकन का आवश्यक घटक है। तो अतः पहला सही है और दूसरा पहला सही नहीं है किंतु दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में आत्मगत सुस्थिति निश्चित करने की दृष्टि से छात्रों को अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित करने में प्रभाविता लाने के लिए अध्यापक में निम्नलिखित कौन सा बौद्धिक गुण संपोषित करने की आवश्यकता है? तो पहला दोस्तों संज्ञानात्मक बुद्धि संबंधी, दूसरा है बी ऑप्शन है भावनात्मक बुद्धि संबंधी, सी है सामाजिक बुद्धि संबंधी और डी है आध्यात्मिक बुद्धि संबंधी। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भावनात्मक बुद्धि संबंधी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाविद्यालय की शिक्षा में आत्मगत सुस्थिति निश्चित करने की दृष्टि से छात्रों को अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित करने में प्रभाविता लाने के लिए अध्यापक में भावनात्मक वृद्धि संबंधित बौद्धिक गुण संयोजित करने की आवश्यकता है। यह न केवल छात्रों की योग्यता बढ़ाता है बल्कि उनको स्वजागरूक होने में भी सहायता करती है, जिससे वह अपनी भावनाओं को जान सके तथा अपने मनोवेग को संयमित कर सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में शिक्षा प्रणाली में नवाचार का द्योतक है? तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली वर्तमान में शिक्षा प्रणाली में नवाचार का द्योतक है और यह प्रणाली शिक्षक केंद्र से अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण की ओर ले जाती है। यह विद्यार्थियों को लचीलापन प्रदान करती है और उन्हें अंतः वैश्विक तथा अंतर वैश्विक कार्यक्रम उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है दोस्तों। तो दोस्तों सूची 1 में माप का पैमाना दिया गया है और सूची 2 में विशेषताओं को चित्रण। चलिए इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। एक तरफ माप का पैमाना, दूसरी तरफ है विशेषताओं को चित्रण। तो ए है नामित, नामित का सही हो जाएगा वर्गीकरण, बी क्रमिक, क्रमिक का वर्गीकरण और क्रम, सी अंतराल, अंतराल का हो जाएगा वर्गीकरण क्रम और इकाइयों की समानता, डी है अनुपात, वर्गीकरण क्रम इकाइयों की समानता और निरपेक्ष शून्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो दोस्तों सूची देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों व्याख्या की तरफ इसलिए बढ़ते हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना पैदा हो। मापनी की प्रकार और विशेषताएं, तो ए दिया गया है मापनी, इसका सही हो जाएगा केवल वर्गीकरण। दूसरा है क्रमिक, क्रमिक का सही हो जाएगा वर्गीकरण और क्रम। तीसरा है अंतराल, वर्गीकरण क्रम और समान इकाइयाँ। और चौथा है अनुपात, वर्गीकरण क्रम समान इकाइयाँ और निरपेक्ष शून्य। दोस्तों सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2 बार, तो ऐसे क्वेश्चंस पे दोस्तों जरूर गौर किया करिए कि कैसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस जरूर पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए इनका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों के प्रस्तुति में रचनात्मक कौशल और सृजनशीलता का प्रभावी मूल्यांकन निम्नांकित में से किस परख या परीक्षण द्वारा किया जा सकता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निबंध प्रकार जांच द्वारा। विद्यार्थियों के प्रस्तुति में रचनात्मक कौशल और सृजनशीलता का प्रभावी मूल्यांकन करने के लिए निबंध प्रकार की जांच के द्वारा परख या परीक्षण किया जा सकता है।
रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षक को बताता है कि सीखे गए पाठ को शिक्षार्थी किस प्रकार से आत्मसात और उपयोग कर रहे हैं। रचनात्मक मूल्यांकन में प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक तथा आकलन सम्मिलित रहता है। निबंधात्मक प्रकार की जांच के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है जिसका उत्तर एक या अधिक पृष्ठों में लिखा जाता है। निबंध प्रकार के प्रश्न परीक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, विद्यार्थियों द्वारा लिखी गई विषय वस्तु की जांच कर उसका मूल्यांकन करना। नंबर 2, विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान से मिलते जुलते तथ्यों को देखना। नंबर 3 है विषय की समस्या एवं मुद्दों का आकलन करना। नंबर 4 है अनुमान के आधार पर सूचनाओं तथा तथ्यों को व्यवस्थित करना और उसका विश्लेषण करना। नंबर 5, तथ्यों एवं अवधारणा के अनुसार अपने विचार प्रकट करना इत्यादि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कारकों की पहचान करें जो छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ए है निम्न आत्म सामर्थ्य, बी है ईश्वर में आस्था, सी राजनीति के प्रति उदासीन दृष्टिकोण, डी है शिक्षकों का छात्रों से निम्न प्रत्याशा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी और सी, ईश्वर में आस्था, राजनीति के प्रति उदासीन दृष्टिकोण। चलिए इसकी व्याख्या भी दोस्तों एक बार देख लेते हैं। छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ईश्वर में आस्था। नंबर 2, राजनीति के प्रति उदासीन दृष्टिकोण। इसके अतिरिक्त छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नवत हैं। नंबर 1 है बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास। दूसरा है परिपक्वता। तीसरा है सीखने का समय व थकान। चौथा है सीखने की इच्छा। पांचवा है प्रेरणा। छठा है सीखने का उचित वातावरण। नंबर 7 है अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। आठवां है सीखने की विधि। नवा है पूर्ण सामूहिक एवं सह संबंध और 10वां है संपूर्ण परिस्थिति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे किसी अध्यापक द्वारा निष्पादित कार्यकलाप की सूची दी गई है। कौन से कार्यकलाप निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति के हैं? नंबर 1 है निपुणता परीक्षण देता। नंबर 2, क्विज सत्र का आयोजन। नंबर 3, ग्रेडिंग प्रणाली में विद्यार्थियों का मूल्यांकन। नंबर 4, शिक्षण में प्रतिपुष्टि देना। नंबर 5 है विद्यार्थियों के चिंतन को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2, 4 और 5। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रयोजन विद्यार्थियों के अधिगम और अध्यापन को सुधारना होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होता है, निर्णयात्मक नहीं। अर्थात निर्माणात्मक मूल्यांकन शैक्षिक क्रम को निर्धारित करने वाला होता है और यह हर संभव कोशिश करता है कि अध्यापन अधिगम को अच्छा बना सके। निम्नलिखित कार्यकलाप निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति के हैं। नंबर 1, क्विज सत्र का आयोजन। नंबर 2, शिक्षण में प्रतिपुष्टि देना। नंबर 3, विद्यार्थियों के चिंतन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। इसके अंतर्गत छात्र की समस्त परिस्थितियों का अवलोकन करके विशिष्ट प्रभावों पर ध्यान दिया जाता है। निदानात्मक के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ऐसे विद्यालय में जिसमें अनुत्तीर्णों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, शिक्षा के अकादमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में पर्याप्त कठिनाई की संभावना वालों को बाहर निकालने के लिए आप प्रश्न पत्र विकसित करना चाह सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा प्रश्न पत्र विकसित करना होगा जो किसी व्यक्ति के विद्यालय विषय का सफलतापूर्वक अध्ययन करने की योग्यता और तत्परता का अनुमान लगा सके। इस प्रकार के परीक्षणों का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, भविष्य सूचक परीक्षण। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऐसे विद्यालय में जिसमें अनुत्तीर्ण की संख्या बहुत ज़्यादा हो, शिक्षा के अकादमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में पर्याप्त कठिनाई की संभावना वालों को बाहर निकालने के लिए हमें ऐसा प्रश्न पत्र विकसित करना होगा जो किसी व्यक्ति की विद्यालय विषय का सफलपूर्वक अध्ययन करने की योग्यता और तत्परता का अनुमान लगा सके। इस प्रकार के परीक्षण का नाम भविष्य सूचक परीक्षण होगा। अगला क्वेश्चन है निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सतत फीडबैक प्रदान, विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य विद्यार्थियों के अधिगम की निगरानी करना तथा सतत फीडबैक प्रदान करना है। समग्र शैक्षिक कार्य को जारी रखने अथवा उसे आवश्यकता के अनुसार बदलने संबंधी सूचना को एकत्र करना निर्माणात्मक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यह शैक्षिक क्रम को निर्धारित करता है और हर संभव प्रयत्न करता है कि अध्यापन अधिगम को अच्छा और रोचक बना सके। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम को प्रगतिशील बनाना होता है। अगला क्वेश्चन है, हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत से चरों के बीच अंतर जानने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग बहुत से चरों के बीच अंतर जानने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में है? नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए और उत्तर दीजिए। तो नंबर 1 है, केवल स्वल्प अधिगम कार्यों जिनमें थोड़े से प्रश्न ही विशिष्ट कार्यों के मापन हेतु शामिल हो के आधार पर बड़े अनुक्षेत्र को आच्छादित कर लेना। नंबर 2 है दोस्तों, अधिगम के सापेक्ष स्तर के आधार पर व्यक्तियों के मध्य विभेद कर सकने पर जोर। नंबर 3 है, किसी विशिष्ट अनुक्षेत्र के अधिगम कार्यों जिनमें अधिशंख्य प्रश्न विशिष्ट कार्यों का मापन करते हैं पर बल देना। चौथा नंबर है दोस्तों, निर्वचन के लिए सुपरिभाषित समूह की आवश्यकता होती है। नंबर 5 है, निर्वचन के लिए सुपरिभाषित निष्पत्ति अनुक्षेत्र की आवश्यकता होती है। नंबर 6 दिया गया है, उन अधिगम कार्यों के विवरण पर बल देना जिन्हें व्यक्ति कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व समाजशास्त्र के अधिकांश चरों की प्रकृति अपरोक्ष होती है, जिसके कारण उनके मापन की किसी एक स्वस्वीकृत मानक इकाई का होना संभव नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में प्राप्तांकों को अर्थयुक्त बनाने या उसकी व्याख्या करने की समस्या उत्पन्न होती है। इसके लिए परीक्षण निर्माता कुछ ऐसे संदर्भ बिंदु निर्धारित करता है जिनके आधार पर प्राप्तांकों की व्याख्या की जा सके। इन संदर्भ बिंदुओं को मानक कहते हैं। निम्नांकित कथन मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में है। नंबर ए है, केवल स्वल्प अधिगम कार्यों जिनमें थोड़े से प्रश्न ही विशिष्ट कार्यों के मापन हेतु शामिल हों के आधार पर बड़े अनुक्षेत्र को आच्छादित कर लेना। बी है, अधिगम के सापेक्ष स्तर के आधार पर व्यक्तियों के मध्य विभेद कर सकने पर जोर। और डी है, निर्वचन के लिए सुपरिभाषित समूह की आवश्यकता होती है। दोस्तों आज की क्लास में 500 क्वेश्चन हम लोग पूरे कवर कर चुके हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 501 क्वेश्चन से कवर करेंगे दोस्तों। तब तक आप लोग रिवीजन अच्छे से करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों जिनका भी 1-2 नंबर से या 1-2 क्वेश्चन से रह गया है तो उनके लिए इस समय डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस मोटिवेट रहना है और डेली प्रैक्टिस करनी है। कहाँ कौन सी गलती हो गई उस गलती को रिपीट नहीं करना है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए, तैयारी करते रहिए सभी लोग, और जून के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए।